वेलकम टू कंसेप्टिव स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम एडजेक्टिव्स और नाउन की ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव एज अ नाउन अपना रोल प्ले करते हैं और नाउन एडजेक्टिव बन जाते हैं। अगर किसी एडजेक्टिव के साथ हम दा लगा दें तो दा लगा के हम इसे किसी भी सेंटेंस में नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर द कॉशियस, द विकेट, द रिच। अब वैसे तो ये एडजेक्टिव हैं, लेकिन हमने इनके साथ आर्टिकल दा का इजाफा कर दिया और इनको अब हम नाउन के तौर पर किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके सामने। द फ्यूचर, द पास्ट, द ब्यूटीफुल, द इंटेलिजेंट, द स्मार्ट। अब इनको हम किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमने इनके साथ आर्टिकल द का इजाफा कर दिया है। द फ्यूचर इज गोइंग अहेड, द फ्यूचर इज कमिंग नियर। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप इनको सर्च कर लीजिएगा। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर बताने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करें, आप आ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त यह है कि कोई ना कोई आर्टिकल लाजमी लगाया गया हो साथ, तब ही हम इनको नाउन के तौर पर किसी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ एडजेक्टिव हमारे पास ऐसे हैं जिनको हमने प्रॉपर नाउन से ड्राइव किया है। मिसाल के तौर पर कैनेडियन कनाडा से ड्राइव किया गया है। अब इनको भी हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। दो सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं। ही इज अ कैनेडियन। अब इस सेंटेंस में कैनेडियन एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस मैं आपके सामने बयान करूं, अ कैनेडियन इज कमिंग। अब आप गौर करें, इस सेंटेंस में कैनेडियन एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हालांकि वो एक एडजेक्टिव है, लेकिन हमने इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो जनरल थिंग्स को डिनोट करते हैं और इनके साथ हम अगर एस का इजाफा करते हैं तो तब हम इनको नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ईटेबल से ईटेबल्स, वैल्यूएबल से वैल्यूएबल्स, लिक्विड से लिक्विड्स, सॉलिड सॉलिड्स, ईडेबल ईडेबल्स, सीक्रेट सीक्रेट्स। इसी तरह से और भी हैं जिनके साथ हम एस का इजाफा कर सकते हैं। एल्डर से एल्डर्स, सीनियर सीनियर्स, जूनियर जूनियर्स, सुपीरियर सुपीरियर्स। इसी तरह से क्रिमिनल्स, माइनर्स वगैरह। ये सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके साथ हमने एस का इजाफा किया और एस के इजाफे के बाद हम इनको नाउन के तौर पर किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करके भी हम एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एडजेक्टिव के साथ हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं और फिर हम इनको किसी भी सेंटेंस में नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन जनरल, एट प्रेजेंट, एट लॉन्ग एंड शॉर्ट। अब इन सारे जो आपके सामने मैंने बयान किए हैं वर्ड्स, इनके साथ प्रेपोजिशन लगी हुई है। इन, एट, इन फ्यूचर, इसमें भी इनका इस्तेमाल हुआ है। इन शॉर्ट, इसमें भी इनका इस्तेमाल हुआ है। तो प्रेपोजिशन के इस्तेमाल के साथ भी हम एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ सेंटेंसेस में। आप इन एग्जांपल्स को खुद भी सर्च किया करें, बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप गूगल करेंगे तो आपको यकीनन बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अभी तक हमने ऐसे एडजेक्टिव पढ़े हैं जिनको हम नाउन के तौर पर सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे हैं हमारे पास जिनको हम एडजेक्टिव के तौर पर मुख्तलिफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी वर्ड
जो नाउन की क्वालिटी को इन्हेंस करे या बताए तो हम उसे एडजेक्टिव कह सकते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी एडजेक्टिव की। अब इन एग्जांपल्स पे आप गौर करें जरा। डोर और बेल, ये दोनों के दोनों नाउन हैं, लेकिन यहां पर डोर बेल की क्वालिटी को इन्हेंस कर रहा है। बेल की क्वालिटी बता रहा है कि कौन से वाली बेल है, दरवाजे वाली बेल की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन हैं ये दोनों के दोनों नाउन, लेकिन यहाँ पर डोर बेल की क्वालिटी को इन्हेंस कर रहा है। जब भी दो नाउन एक साथ आए और पहले वाला नाउन दूसरे वाले नाउन की क्वालिटी को बताए या इन्हेंस करे तो पहला वाला नाउन एडजेक्टिव बन जाएगा। कंप्यूटर गेम, अब यहाँ पर कंप्यूटर गेम की क्वालिटी को इन्हेंस कर रहा है, बता रहे हैं कि गेम कौन सी है, कंप्यूटर में जो खेली जाती है, ठीक है। इसी तरह डे क्लास, नाइट गाला, मैन कमेटी, जज, कमीशन, मेंबर कमेटी, ये सारे के सारे नाउन हैं, लेकिन पहले वाला नाउन दूसरे वाले नाउन की क्वालिटी को इन्हेंस कर रहा है, इसीलिए पहले वाला नाउन एडजेक्टिव होगा। Whenever a noun qualifies an other noun, it will become adjective. अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जिसकी करेक्शन भी आ सकती है पेपर में, आपने याद रखना है जब कोई चीज एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगी तो फिर इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते, लिहाजा हम एपोस्ट्रोफी एस या फिर ES या फिर S का इजाफा नहीं कर सकते, हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब भी कोई चीज एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगी। आपके सामने एक एग्जांपल है, ही परचेज्ड अ 4 bedrooms हाउस। अब ये सेंटेंस हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर बेडरूम आएगा, बेडरूम्स नहीं आएगा। यहाँ पे बेडरूम हाउस की क्वालिटी को इन्हेंस कर रहा है और एडजेक्टिव के तौर पर इस सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह लिखेंगे, ही परचेज्ड अ 4 bedroom हाउस। इसकी करेक्शन आ सकती है, तो आपने अपने जहन में रखना है। इसी तरह से 3 men कमेटी, ये हमारा गलत होगा, हम इसको लिखेंगे 3 man कमेटी। इसी तरह से 5 जजेस कमीशन नहीं होगा बल्कि 5 जज कमीशन। 9 मेंबर्स कमेटी रॉन्ग होगा, हम इसको लिखेंगे 9 मेंबर कमेटी। तो आपने याद रखना है हम एडजेक्टिव को प्लूरल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर पहले वाला नाउन टाइम को डिनोट करे तो अपॉस्ट्रोफी S लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। आ डेज वर्क या फिर आ डे वर्क दोनों ही ठीक होगा। आप अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके साथ S लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि डे को हम प्लूरल नहीं करेंगे, अपॉस्ट्रोफी के साथ तो S लगा सकते हैं, सिंपल S नहीं लगाएंगे, डेज नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर वो अपॉस्ट्रोफी के बगैर S लगाएंगे आप तो फिर ये आपका जो है जुमला गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको इसकी करेक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, अपॉस्ट्रोफी S लगा लें, आपकी मर्जी, नहीं लगाना चाहते तब भी आपकी मर्जी, लेकिन ये स्पेसिफिक है जब भी पहले वाला टाइम को डिनोट कर रहा हो, पहले वाला नाउन टाइम को डिनोट कर रहा हो। लेकिन जो ऊपर की एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है इनमें ये रूल नहीं लगेगा, उनमें हम ना अपॉस्ट्रोफी S का इस्तेमाल करेंगे, ना S का इजाफा करेंगे, ना ही ES का इजाफा करेंगे। सिर्फ टाइम वाले जुमलों में ये एक्सेप्शन है, आपको इजाजत है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी S का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा एडजेक्टिव का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर एडजेक्टिव एट प्रॉपर प्लेस। म्यूचुअल और कॉमन का आपस में क्या फर्क है? म्यूचुअल जिसमें इक्वल पार्टनरशिप हो, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी की आपस में
एक रिश्ता है तो इक्वल पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर हम म्यूचुअल का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंडशिप कभी भी कॉमन होती है, उसको हम म्यूचुअल फ्रेंडशिप नहीं कह सकते, कॉमन फ्रेंडशिप होगी। इसको थोड़ा और आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की अगर कोशिश करूँ, अगर कोई बिजनेस है और उसमें 3 बंदे काम कर रहे हैं, अगर तो उनकी इक्वल पार्टनरशिप है तो वो म्यूचुअल होगा, लेकिन अगर इक्वल पार्टनरशिप नहीं है तो फिर हम उसको कॉमन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल, ओरल और रिटन का आपस में फ़र्क। हम अक्सर एक गलती कर देते हैं कि वर्बल को हम रिटन का उलट समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वर्बल रिटन और ओरल दोनों का कॉम्बिनेशन है। वर्बल कोई भी मैसेज हो सकता है लैंग्वेज का, मैं आंख से इशारा करूं, मुंह चिढ़ाऊं या अपने पेशानी यानी कि माथे पर बल लेके आऊं किसी की बात पर, ये सारे के सारे वर्बल मैसेज होंगे। अपने मुंह से कोई बात कहूं या फिर लेटर लिखूं किसी को, ये सारे के सारे वर्बल में आएंगे। असल में ओरल और रिटन दोनों एक दूसरे के उलट है। रिटन आपको पता है, हाथ से लिखने वाली चीज़ें, जो भी आप हाथ से लिखेंगे लेटर वगैरह, वो रिटन में आएगा, और इसका जो उलट है वो ओरल है। मुंह से कहने वाली कोई भी बात आपकी ओरल होगी, और जो वर्बल है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास लेटर, सिंगल टी वाला और डबल टी वाला लेटर। डबल टी वाला लेटर LATTER दो में से बाद वाले की तरफ इशारा करता है, जबकि जो सिंगल टी वाला लेटर है वो टाइम की तरफ इशारा करता है, लेट, लेटर, लेटेस्ट। इसी तरह से लेटेस्ट और लास्ट। लेटेस्ट नया होता है और लास्ट होता है आखिरी। दिस इज लास्ट एडिशन, दिस इज लेटेस्ट एडिशन। कोई भी बुक होती है उसका जो नया एडिशन आता है उसको हम लेटेस्ट एडिशन कहेंगे, अपनी जो इंग्लिश में अगर उसको बयान करना है। और अगर कोई बंदा अपना आखिरी बुक लिखता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, या वैसे वो उस टॉपिक के रिलेटेड वो नेक्स्ट एडिशन उससे रिलेटेड नहीं छापता, तो हम उसको इंग्लिश में अगर कहना है तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज द लास्ट एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास ओल्डर और एल्डर। एल्डर हम रिश्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं रिश्तों के लिए, लेकिन अब इस्तेमाल हो जाता है लिविंग थिंग्स के लिए, हम अक्सर इस्तेमाल कर देते हैं, गलत उलाम हो गया है। लेकिन बेहतर है रिश्तों के अलावा दूसरी चीज़ों के जो कंपैरिजन हम करते हैं उनके लिए हम ओल्डर का इस्तेमाल करें। इसके बाद है हमारे पास सम और एनी, इसका आपस में फ़र्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये और से समझिएगा इसको ज़रा। नो और एनी जब कोई चीज़ नहीं होती और क्वेश्चन कर रहे हो किसी सेंटेंस में, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इज देयर एनी बुक, देयर इज नॉट एनी बुक। मतलब कोई चीज मौजूद नहीं है और क्वेश्चन अगर हम कर रहे हो तब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते देयर इज एनी बुक। अब यहां पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक मौजूद है, तो यहां पर हम एनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि सम का इस्तेमाल कर सकते हैं या आ बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर सम बुक्स, देयर इज आ बुक, इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर लें, लेकिन नो और एनी हम तब ही इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज मौजूद नहीं है और हम क्वेश्चन कर रहे हो। इसी तरह मच और फ्यू। मच या लेस हम क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फ्यू या मैनी हम नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज जो काउंटेबल हो उसके लिए हम फ्यू, मैनी या फिर सेवरल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए हम मच या फिर लेस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से फार्दर और फर्दर का आपस में डिफरेंस। फर्दर एक एडिशन है
जबकि फारदर फार की कंपैरेटिव डिग्री है, फार, फारदर, फारदेस्ट, दूर, इससे दूर, सबसे दूर। इसका अगर ऑपोजिट अगर बताना हो तो वो ये होगा नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसी तरह से नेक्स्ट और नियर का फर्क। नेक्स्ट अगले को कहते हैं, आगे आने वाले को कहते हैं, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। जबकि नियर हम करीब तर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास मैनी आ और आ मैनी। इसको हम पीछे अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसको मजीद एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियोस में इसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। ऑल हम क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि होल सिर्फ क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल को हम दोनों काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होल को हम सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। आखिर में हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटिल और फ्यू का आपस में डिफरेंस। लिटिल हम अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्यू हम किसी भी सेंटेंस में काउंटेबल थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिटिल और फ्यू एडजेक्टिव हैं, तो इनकी डिग्रीज भी होती हैं। लिटिल की डिग्रीज हैं लिटिल, लेस और लीस्ट। इसी तरह फ्यू की डिग्रीज हैं फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। अब ये आपके सामने लिखा हुआ है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। इनका भी आपस में डिफरेंस है। ये भी मुख्तलिफ तरीकों से किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। लिटिल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज़ ना होने के बराबर हो। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक पानी का तालाब है, बिल्कुल सूखा हुआ है और उसमें पानी ना होने के बराबर है, मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते उस पानी को, बिल्कुल सूख चुका है वो। या और थोड़ा स्पेसिफिक मैं करूँ, आपके सामने कोई पानी का गिलास पड़ा हुआ है, ठीक है, और इस गिलास में पानी के चंद ड्रॉप्स हैं, पानी के चंद कतरे हैं, उनको आप पी नहीं सकते, लेकिन आपको नज़र आ रहे हैं कि पानी के 2 या 3 ड्रॉप्स जो हैं वो अंदर हैं गिलास के, तो वो लिटिल वाटर होगा, देयर इज लिटिल वाटर। लेकिन अगर आपके सामने आधा जग पानी का पड़ा हुआ है तो वो आ लिटिल वाटर होगा, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एक रोज़ेदार बंदा है, उसने गर्मियों के महीनों में रोज़े रखे हैं और वो बहुत प्यासा है, उसको बहुत सख्त प्यास लगी है, तो उसके सामने अगर एक जग पानी का भरा हुआ एक जग पड़ा है तो वो भी आ लिटिल होगा, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो बर्फानी इलाके में रहता है और उसके सामने आधा जग पानी का पड़ा है, वो उसमें से आधा पानी पी देता है, आधे जग में से भी आधा पानी पी देता है और थोड़ा सा बच जाता है, तो वो जो थोड़ा सा बच गया वो आ लिटिल होगा, ठीक है। उसने जो पी लिया थोड़ा सा वो ठीक है, और जो बच गया वो भी उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। मतलब क्या कि मैंने पहले एग्जांपल जिस तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसने रोज़ा रखा हुआ था गर्मियों के महीने में, उसके सामने पूरा जग पानी का भरा हुआ पड़ा था, वो भी उसके लिए आ लिटिल था। लेकिन एक जो बर्फानी इलाके में बंदा रहता है, उसके सामने आधा जग पानी का पड़ा है, तो आधा जग में से उसने पानी पी लिया और जो थोड़ा सा बच गया, तो आ लिटिल उसने पी लिया और आ लिटिल पीछे बच गया। अब अगर थोड़ा बहुत पानी है काबिल इस्तेमाल और उसको हमने द लिटिल से रिप्रेजेंट करना है, तो याद रखें द लिटिल का इस्तेमाल हम तब करेंगे किसी भी सेंटेंस में जब उसकी आगे एक्सप्लेनेशन भी हो रही हो सेंटेंस में। द लिटिल को अकेला नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम ये नहीं कह सकते देयर इज द लिटिल वाटर, ठीक है, जिस तरह बाकियों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे देयर इज लिटिल वाटर या फिर देयर इज आ लिटिल वाटर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते देयर इज द लिटिल वाटर। द लिटिल का इस्तेमाल तब भी होगा जब हम आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। मिसाल के तौर पर द लिटिल वाटर इन द गिलास इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब पर्पस कोई भी हो सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है। द लिटिल वाटर इन द गिलास was not
फॉर मी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी हम आगे कर रहे हैं उसकी। द लिटिल का इस्तेमाल हम तब भी करेंगे जब उसको आगे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। इसी तरह से फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू ये भी बिल्कुल सिमिलर हैं। कोई एक फटा पुराना नोट है आपकी जेब में लेकिन वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, ठीक है, तो आप कहेंगे आई हैव फ्यू रुपीज इन माई पॉकेट। लेकिन जिस तरह आ लिटल का इस्तेमाल पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, इसी तरह आ फ्यू का भी इस्तेमाल पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। एक बंदा है जिसकी जेब में, एक गरीब बंदा है, ठीक है, और उसकी जेब में 2 रुपए हैं, ठीक है। वो 2 रुपए भी आप मान लें, वो इतना गरीब नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। वो 2 रुपए भी वो समझता है कि किसी मैं फकीर को दे दूंगा, ठीक है। तो वो यही कहेगा आई हैव अ फ्यू रुपीज इन माई पॉकेट। लेकिन एक बंदा है, अमीर बंदा है, ठीक है, मतलब उसकी लाखों करोड़ों में इनकम है और उसकी जेब में अगर 20,000 रुपए भी हैं तो वो भी आ फ्यू होंगे। वो कहेगा आई हैव आ फ्यू रुपीज इन माई पॉकेट। मतलब पहले उसकी जेब में लाखों के हिसाब से पैसे होते थे लेकिन उस वक्त उसके पास सिर्फ 20,000 के करीब रुपए थे, तो वो भी उसके लिए आ फ्यू होंगे। इसी तरह द फ्यू का इस्तेमाल हम कब करेंगे? ये बिल्कुल सेम है जिस तरह द लिटिल का मैंने आपको बताया। जब द फ्यू लिखना है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द फ्यू रुपीज विच आई हैड वर लॉस्ट, या फिर यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। मतलब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो द फ्यू रुपीज जो हमारी पास थे, हमारी पॉकेट में थे, वो किस चीज़ के लिए थे। तो ये भी एक्सप्लेनेशन में आएगा। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। एडजेक्टिव का पोर्शन यहाँ पे हमारा ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे आर्टिकल को स्टार्ट करने की। यहाँ पे एडजेक्टिव एंड हो चुका है। अगर कहीं पे आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।